हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास 19 मई एसएससी एमटीएस की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और अगली फेज की अगली शिफ्टों में आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। अगर आपका अगली शिफ्ट में यानी कि अगले फेज की शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो आज की क्लास आप देख कर जाइएगा। 100% आने वाली शिफ्टों में आपको 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलेंगे। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है। आप नोट करके रखना, मैंने कई बार आप इसको बता चुका हूं। केलुचरण महापात्र इनका संबंध किससे है तो मैंने आपको बताया था ओडिसी नृत्य से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्ता पर्णहारी कौन दोस्तों, संयुक्ता पर्णहारी इनका संबंध किससे, इनका संबंध भी ओडिसी नृत्य से है। अगर हम बात करें मणिपुर से दोस्तों आपको किसको याद रखना है, झावेरी बहन इनका संबंध किससे, ये मणिपुरी से संबंधित हैं। बात करते हैं कुचिपुड़ी से आपको नाम याद रखना है राधा रेड्डी इनका संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से है। और दोस्तों कुचिपुड़ी की और कौन है, मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणाली साराभाई, इन दोनों का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणाली साराभाई इनका संबंध किससे, इनका भरतनाट्यम से भी संबंधित है। इतनी भी आपको बातें याद रखनी है। मोहिनी अट्टम इनका नाम आपको याद रखना, कल्याणी अम्मा। ये सब दोस्तों वो नाम है जो आपकी एसएससी बार बार पूछ रही है, इनको आप याद कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अब तक इस सवाल को मैं कई बार आपको बता चुका हूं। आपको याद होगा, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है या लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। लेकिन अगर आपको गवर्नर बनना है, राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप लिख लें। अगर आपको पीएम बनना है या लोकसभा अध्यक्ष बनना है, अगर आपको पीएम बनना है, लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसका, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। लेकिन अगर आपको राज्यपाल बनना है या आपको राष्ट्रपति बनना है या आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। अब आप कमेंट करके बताएं, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि हैलोवीन फेस्टिवल किस तारीख को मनाते हैं, तो इसको आप नोट करके रखें। ये दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं 23 जनवरी, इसको क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। ये कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 जनवरी को। इसके अलावा 1 मई आपको याद होगा मजदूर दिवस। और दोस्तों कौन है, 2 फरवरी आपको याद होगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये कब सेलिब्रेट करते हैं तो आपको याद रखना है 2 फरवरी को करते हैं। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में। रामसर स्थान कहाँ पर स्थित है, आपको मैंने नोट कराया था, ईरान में स्थित है। दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है, 16 मार्च को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसके अलावा 16 जनवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे कब मनाते हैं, 16 जनवरी को। और दोस्तों किस मंत्रालय की पहल है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की पहल है। इसको भी आपको याद करना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सवाल पूछा गया कि सफल योजना का संबंध किस राज्य से है, तो आपको नोट करके रखना है, सफल योजना का संबंध है उड़ीसा राज्य से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं राजस्थान की 1 से 2 योजनाएं आपको याद रखनी है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किसकी है, राजस्थान की योजना है। भारत का पहला राज्य है जो चिकित्सा को लागू करने वाला राज्य बन चुका है। और दोस्तों इसके अंदर चिरंजीवी योजना दोस्तों शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। और इसकी राशि कितनी कर दी गई है,
25 लाख रुपए कर दी गई है, इसको भी आपको नोट कर लेना है, सवाल महत्वपूर्ण बनेगा। पंजाब, इसकी एक योजना है एक विधायक एक पेंशन योजना, किसकी योजना है? पंजाब की योजना है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की एक योजना जीन बैंक परियोजना, जीन बैंक परियोजना, ये किसी परीक्षा में हाल ही में सवाल पूछा गया सवाल है। ये कहाँ की परियोजना है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र की है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था कि नाबार्ड में आर का मतलब क्या होता है? रूरल होता है, रूबल होता है, रूनल होता है, रूसल होता है। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, रूरल। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों नाबार्ड की बात आई है तो आपको याद रखना है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? केवी साजी वर्तमान में इसके हेड हैं। और इसकी स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। आपको नोट करना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, जीवा कार्यक्रम। आपसे सवाल पूछा जाए कि जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? नाबार्ड के द्वारा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, अल्टमैन, ल्यूवेनहॉक। आपको दोस्तों मैंने कई बार नोट कराया है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कमेंट कर बताएं किस वर्ष हुई थी कोशिका की खोज। बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था? केंद्रक की खोज, यानी कि न्यूक्लियस की खोज। केंद्रक की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की है। अल्टमैन, इन्होंने क्या किया? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई है? अल्टमैन के द्वारा की गई है। इसके अलावा ल्यूवेनहॉक, आपको नाम याद रखना है, कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने, लेकिन जीवित कोशिका की खोज, अगर आपसे पूछे जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई तो आपको नोट करना है ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई है। इसको भी आप नोट कर लें। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ये सवाल पूछा गया है, साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अंत तक देखें। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया था? ऐसा सवाल पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना है जो इल्बर्ट बिल है वो दोस्तों कब पेश किया गया था? 1883 ईस्वी को इसको पेश किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि इल्बर्ट बिल विवाद ये कब का है? ये दोस्तों 1884 का है। लेकिन इल्बर्ट बिल ये पेश कब किया गया था? 1883 में पेश किया गया था। और दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद किसके द्वारा शुरू हुआ? ये लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। इसको भी आप याद कर लें। अब आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि वैज्ञानिक आधार पर जनगणना किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड रिपन ने। कब की थी? 1881 ईस्वी को। इस नाम को भी आपको याद करना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड रिपन से आपको क्या याद रखना है? स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहलाता है? लॉर्ड रिपन कहलाते हैं। इतनी बातें आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि ब्रजभूषण काबरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वादक है, वायलिन वादक है, गिटार वादक है, तबला वादक हैं। तो आपको याद होना चाहिए ब्रजभूषण काबरा, इनका संबंध किससे? गिटार वादक हैं। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आपको नोट करके रखना है। ये सब ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों वायलिन वादक को लेकर। तो आपको एक नाम याद रखना है, एम गोपाल कृष्ण अय्यर। कौन दोस्तों? एम गोपाल कृष्ण अय्यर। इनका संबंध किससे? ये दोस्तों वायलिन वादक हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक नाम दोस्तों और आप लिख लीजिएगा, पालघाट, और दोस्तों क्या है? मणि अय्यर, पालघाट मणि अय्यर। इनका संबंध किससे? ये दोस्तों मृदंगम वादक है, यानी कि मृदंगम बजाते हैं। आपने नाम सुना होगा, मृदंगम वादक है। इसको भी आपको नोट करना है। ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपको नंबर देके जाएंगे आपकी परीक्षा के अंदर। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत की पश्चिमी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन। तो आपके ऑप्शन में पाकिस्तान देके रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
डाटा प्रोटेक्शन बिल ये कब आया था? तो आपको नोट करना है डाटा प्रोटेक्शन बिल ये दोस्तों 2019 के अंदर आया था। इसको भी आपको नोट करना, सवाल आज की शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि 12 से 19 अनुच्छेद किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का, संपत्ति के अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का, संवैधानिक उपचार का। दोस्तों ये मौलिक अधिकार, ये सब चीज़ें मैंने इतनी बार आपको नोट करा दी, इसका आंसर कभी गलत नहीं होना चाहिए आपके द्वारा। अनुच्छेद 12 से 19 इसमें किसका वर्णन है? तो आप सबको पता है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। संपत्ति का अधिकार, ये दोस्तों कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44 आपको याद होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको दोस्तों याद होगा 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता है। और संवैधानिक उपचार 32 से 35 के बीच में है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कमेंट कर बताएं। पोषण का अधिकार सुबह वाली शिफ्ट में मैंने आपको नोट कराया था। पोषण का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। जितने सवाल दोस्तों मैं आपसे कमेंट करने के लिए कहता हूं उतने जवाब आपको कमेंट कर बताने हैं। इससे क्या होगा, आपकी दोस्तों जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी, आपको सवाल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आप सुबह वाली क्लास उठाकर देखिएगा, सुबह ही हमने डिस्कस किया हुआ है महत्वपूर्ण बांध, और आज आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सबको रटा हुआ है कृष्णा नदी पर स्थित है। जब भी मैं कृष्णा नदी की बात आती है तो अलमाटी बांध मैं हर बार आपको बताता हूँ। कृष्णा नदी पर क्या क्या स्थित है? अलमाटी बांध, और एक है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा? नागार्जुन सागर बांध। ये किस नदी पर स्थित है? ये भी कृष्णा नदी पर स्थित है। बात करते हैं कावेरी नदी, इस पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? मैटूर बांध। मैटूर बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात यह भी स्थित है, इसको भी आप याद कर लें। पेरियार नदी, इस पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? इडुक्की बांध। इडुक्की बांध ये किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी आपको याद होगा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी पर क्या स्थित है? ओंकारेश्वर बांध। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपसे ए सुटेबल गर्ल पूछे या ए सुटेबल बॉय पूछे, दोनों का आंसर होगा विक्रम सेठ। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। विकास स्वरूप इनकी एक पुस्तक है Q&A। मैं ये सवाल आपको बार बार बता रहा हूँ, आप देखिएगा आपकी परीक्षा में 100% ये सवाल पूछा जाएगा। सुधा मूर्ति इनका दोस्तों संबंध है डॉलर बहू। डॉलर बहू ये दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है, इसको भी आपको याद करना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, ये सवाल को मैं कई बार अब तक आपको नोट करा चुका हूं। जब मैं फीफा अंडर 19 की बात, सॉरी दोस्तों, जब मैं अंडर 19 विश्व कप की बात करता हूं तो फीफा अंडर 17 आपको जरूर बताया होगा मैंने। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? अपने भारत देश में हुआ था। और दोस्तों इसमें जीता कौन था? तो आपको याद होना चाहिए, स्पेन जीता था। किसको हराया था? कोलंबिया को हराया था, यानी कि कोलंबिया जो है इसका उपविजेता बन गया था। इसको भी आपको नोट करना है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप तैयार हो जाइए। महिला अंडर 19 विश्व कप 2023, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इसका विजेता कौन बना था? अपना भारत देश इसका विजेता बना था, इंडिया इसका विजेता बना था। किसको हराया था? ये दोस्तों यूके, यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड को हराया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है? कजरी, राउत नाचा, सुआ, पिंडवानी। तो आपको याद होना चाहिए कजरी ये कहाँ का है, सुबह हमने डिस्कस किया था। दोस्तों कजरी कहाँ का है? आपको याद होगा नौटंकी, चरकुला, कजरी ये सब के सब उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कजरी। और राउत नाचा हो गया, सुआ हो गया, पिंडवानी हो गया, ये सबके सब कहाँ से संबंधित हैं? छत्तीसगढ़। और पिंडवानी की एक फेमस कलाकार है तीजन बाई। सवाल आपसे पूछ सकता है तीजन बाई का संबंध किससे है? पिंडवानी नृत्य से है, इसको भी आपको नोट करना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि खारची पूजा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती है? थोड़ा अजीब सा सवाल है। हमने पढ़ा था कि खारची उत्सव कहाँ मनाते हैं? त्रिपुरा में। लेकिन कितने देवी देवताओं की पूजा होती है? 14 देवी देवताओं की पूजा होती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और खारची उत्सव कहाँ मनाते हैं? त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर। और त्रिपुरा में ही दोस्तों इसकी भाषा क्या है? कोक बरोक। कोक बरोक त्रिपुरा की मूल भाषा है। इसके अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर
शाह, डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वन नेशन वन फर्टिलाइजर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? इसमें दोस्तों आपसे इनका मंत्रालय पूछा गया था, तो आपको याद रखना है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसके वर्तमान मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। और अगर आपसे पूछा जाए जीआई टैग, ये दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। और इसके अलावा जो स्टार्टअप पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। इतनी चीजें आपको नोट करनी है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रेड एल्गी का वैज्ञानिक नाम हमसे पूछा गया था, तो आपको याद होना चाहिए रोडोफाइटा इसका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ ले शैवाल और कवक, ये दोस्तों किस में आते हैं? तो आपको याद होना चाहिए थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, ये शैवालों का अध्ययन कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या दोस्तों कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अब आप कमेंट कर बताएं सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि बाबर ने काबुल पर कब अपना आधिपत्य जमाया? कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत टफ लेवल के पूछे गए हैं, इसको आप ध्यान में रखें। इसका सही आंसर होगा वर्ष 1504 में। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गंगूबाई हंगल, ये किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों कर्नाटक की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना में नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा था? सवाल को मैंने कई बार बताया है, इसका आंसर गलत नहीं हुआ होगा। कौन है? नागालैंड आपका सही आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड एक ऐसा राज्य था जहां पर जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। इसको आप ध्यान में रखें। अरुणाचल प्रदेश, अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और फर्टिलिटी रेट कितना है? 2.2, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अनुच्छेद 23-24 का संबंध किससे है? यह सवाल अब तक एसएससी 2 से 3 बार पूछ चुका है। अब आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 23-24 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध के अधिकार से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको मैंने नोट कराया था अनुच्छेद 23-24। दोस्तों याद कीजिएगा, मानव अंगों की तस्करी पर रोक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23। इसके अलावा बलात् श्रम पर रोक किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23। छोटे बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 24। इसको भी आपको याद करना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंदर है? आर्टिकल 32 से लेकर 35 के अंतर्गत। उपाधियों का अंत किसके अंदर है? आर्टिकल 18 के अंदर है उपाधियों का अंत। और अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत किसके अंदर है? आर्टिकल 17 के अंदर है। और दोस्तों रोजगार के अवसर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, ये कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 16 में था। और दोस्तों आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ था? आपको याद होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल थे मैंने आपको बता दिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित नहीं है? ऐसा सवाल पूछा गया था आपकी परीक्षा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लौह इस्पात इसका राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। एक सवाल पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो आपको याद होगा चंद्रगुप्त के जो पुत्र थे बिंदुसार, 298 से 273 BC के बीच में इन्होंने राज्य किया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये 24 से 25 सवाल थे जो हमको मिल पाए आपकी शिफ्टों में। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों सुबह वाली शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए थे एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। सवाल पूछा गया था कि भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में म्यांमार देके रखा था सुबह वाली शिफ्ट में, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप सबको पता है 7वां स्थान है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर हमसे पूछा गया था, तो आपको याद होना चाहिए प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। भारत का सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछे तो हिंद महासागर। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ग्राम पंचायत का गठन किसके अंदर है, तो आपको मैंने बताया था आर्टिकल 40 के अंदर है ग्राम पंचायत का गठन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 47 में क्या है, पोषण का अधिकार। और अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्लड ऑफ फायर ये किसकी पुस्तक है, तो आपको मैंने बताया था अमिताभ घोष की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट से हाल ही में किसको हटाया है, तो आपको मैंने बताया था पाकिस्तान को हटाया है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने सुबह वाली शिफ्ट में आपसे एक सवाल पूछा था कि तुर्की की राजधानी क्या है, उसका आंसर किसी भी बच्चे ने अभी तक नहीं दिया है। याद रखिएगा तुर्की की राजधानी है अंकारा। इस्तांबुल इसकी राजधानी मत लगा के आएगा, अंकारा इसकी राजधानी है तुर्की की। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तो आपको याद होना चाहिए जस्टिस DY चंद्रचूड़। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपको मैंने नोट कराया था ये रुद्रा वीणा से संबंधित है। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या रखा गया था, तो आपको मैंने बताया था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना इसका उद्देश्य रखा गया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला सवाल पूछा गया था कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, ये गोवा के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। 2023 के अंदर गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ था, अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश का डोनी पोलो एयरपोर्ट वहाँ पर दर्शाया गया था। इसलिए सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से सत्रिया से संबंधित कौन है, तो आपको याद होना चाहिए शंकर देव आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल। और पंडित बिरजू महाराज हो गए, सितारा देवी हो गई, लक्ष्मू महाराज हो गए, ये सब किससे संबंधित है, कत्थक से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तृतीयक उपभोक्ता के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर आंसर देना था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। ये बाघ हो गया, शेर हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब तृतीयक उपभोक्ता हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 1793 का एक्ट कैसा एक्ट था, तो आपको याद होना चाहिए चार्टर एक्ट था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगला सवाल हमसे पूछा गया था कि मकर संक्रांति का पर्व किस देवी देवता को समर्पित है, तो हमने डिस्कस किया था भगवान सूर्य को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। हमसे लास्ट सवाल पूछा गया था कि 2022 के लोकसभा सीट का किस नगर निगम से संबंधित है, ये दोस्तों दिल्ली से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों शायद एक सवाल और बचा है हमारा, ये वाला। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि किसे माना जाता है, तो ये भी सवाल पूछा गया था। 1951 से 1981 के बीच में भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि को माना जाता है। ये आंसर आपको सही याद रखना है। दोस्तों ये कुछ आज की शिफ्टों के सवाल थे जो मुझे मिल पाए, इसका मैंने एक सटीक एनालिसिस करा दिया है। अगर दोस्तों आप अपने अगली शिफ्ट का एग्जाम देने वाले हो SSC MTS का, क्योंकि आज पहले फेज की सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है, अब अगली फेज की सभी शिफ्टों का एग्जाम जून में प्रारंभ होगा। अगर आप SSC MTS, SSC CGL, SSC CHSL, SSC या यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कल से मैं एक ऐसी ब्रह्मास्त्र क्लास चलाने वाला हूँ। आप यकीन मानिए उस क्लास से आपकी परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 25 से 30 मिनट की क्लास होगी डेली, और कम से कम 100 से ज़्यादा सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ व्याख्या के दौरान। एक वन लाइनर नोट्स के रूप में उसको आप नोट करके रखिएगा। 100% आने वाली परीक्षाओं में आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें।